मैंने कॉलेज प्रोफेसर की रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा की ओर मुँह कर लिया था। वैसे भी मेरा विषय मनोविज्ञान रहा था, तो मैंने विमंदितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का सोच लिया था। मैंने मनोविज्ञान की पढ़ाई भी इसीलिए की थी कि मेरी दादी अपने आखिरी समय में खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैं परिवार का सबसे छोटा पोता था, तो दादी का विशेष लाडला था। दादी की पेंशन में जो पैसे वो लुगड़ी राजस्थान में पहनी जाने वाली ओढ़नी के कोने पर बांध कर रखती थी, उन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा विशेषाधिकार हुआ करता था। मैं जब मन करता उनकी लुगड़ी में सेंध लगा देता था। वो हमेशा मुझे अपनी छाती से चिमटाकर सुलाती थीं। उनके पागलपन में पड़ने वाले दौरे उन्हें खूंखार बना देते थे। उनके उस दौरों के कारण माँ ने मुझे दादी के पास जाने से रोक दिया था, और मैं दादी की चीत्कारें सुनकर सहम जाता था। मैं दादी को बहुत प्यार करता था, पर उनसे डर भी लगने लगा था। एक दिन डॉक्टर आया। मैंने उनसे पूछा कि पागल क्यों खो जाते हैं। मैं भी डॉक्टर बनूंगा, पागलों को ठीक करूंगा। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि पागल होने के इलाज करने से बेहतर है पागल होने से बचना। आज के समय में आदमी इतनी उलझनों में फंस गया है कि पढ़ाई में मनोविज्ञान को इतना महत्व दिया जाना चाहिए कि आदमी पागलपन की हद तक जाने से बच सके। इसलिए तुम मनोविज्ञान के शिक्षक बनो और लोगों को मानसिक पीड़ाओं से जूझने की सोच प्रदान करो। एक दिन दादी की दर्दनाक मौत हो गई और मैं एक गहरे दुख में डूब गया था। फिर मैंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की और प्रोफेसर बन गया। मेरे विवाह के 3 वर्ष बाद ही मैंने अपने 2 और अजीजों को मरते देखा। मेरी पत्नी प्रसव के समय बच्चे के पेट में ही मर जाने और उसमें जहर फैल जाने से मैंने पत्नी और बेटे दोनों को खो दिया था। उसके बाद मैं ताउम्र अकेले जीने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जो भी मेरे अजीज थे वो सब भगवान ने अपने पास बुला लिए थे। मैंने जब उस पागल खाने में जाना शुरू किया तो मेरे पास एक केस फाइल आई। नाम था सुरुचि, उम्र 36 साल। फोटो पर नज़र डालते ही वो चेहरा आंखों के आगे घूम गया। बीए के अंतिम वर्ष में उसने मेरी कॉलेज में एडमिशन लिया था। कुछ ही समय में पता चला कि ये लड़की होनहार है और जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा करेगी। जल्द ही वो सब की चहेती बन गई। वो हमेशा मुझसे कहती, सर आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे पापा से मिलती है। कई बार बहुत खुश होती तो कहती, सर मेरे सर पर हाथ फिरा दीजिए, ऐसा लगेगा पापा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे मन में सोया पड़ा ममतत्व जाग उठा और मैंने स्नेहिल हाथ से उसके सर पर फिरा देता था। ऐसा करते हुए मेरी आंखें भर आती। मेरा अजन्मा बच्चा और मेरी पत्नी याद हो आते थे। अगर मेरा बच्चा होता तो ज़रूर उसके जितना ही बड़ा होता। फाइनल एग्ज़ाम के बाद वो फिर मुझसे अपने सर पर हाथ फिराने आई और बोली, सर मेरा रिश्ता तय हो गया है, पर मैं शादी नहीं करूँगी। पहले कुछ बनूँगी फिर शादी, और मेरी इस बात पर ससुराल वाले राजी हो गए हैं। आप मेरी शादी में ज़रूर आना। उसने झुककर मेरे पाँव छूना चाहे, पर मैंने ये कहकर मना कर दिया कि बेटियां पाँव नहीं छुआ करती। पर मैंने पापा के गले तो लग सकती है ना, कहकर वो मेरे गले से लग गई। मेरी आंखें भीग आईं और मेरा हाथ उसके सर पर अनंत सुख और खुशी के लिए आशीर्वाद मुद्रा में चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, पर मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लिया। मैं बहुत सालों तक उसकी शादी के कार्ड का इंतज़ार करता रहा।
और बाद में ये सोचकर भूल गया था कि शायद उसे याद न रहा होगा। समय अपने हिसाब से बीत रहा था। मैंने उसकी केस स्टडी पढ़ी। वो एक सरकारी महकमे में ऑफिस के दूसरे ओहदे पर नियुक्त हुई थी। उसके बॉस से उसकी नहीं बनती थी, क्योंकि वो जानती थी उसका बॉस भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर है। वो हमेशा हर फाइल में अपनी ईमानदारी के चलते बॉस को मनमानी नहीं करने देती थी। बॉस उससे खासा नाराज रहता था। उसने ट्रिक फोटोग्राफी के द्वारा उसकी गलत फोटो निकलवाकर उसके पति को अज्ञात नाम से भिजवा दी। उसके पति ने उस पर विश्वास जताने और खोजबीन करने की बजाय पत्नी पर गलत आरोप लगाते हुए उसकी बदचलनी को मुद्दा बनाकर कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दी। इससे वो टूट गई, गुमसुम रहने लगी, पर ऑफिस जाना छोड़ दिया। एक दिन बॉस ने उसकी डार में पैसे रखवाकर उस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया और उसे डिपार्टमेंटल जांच का सामना करना पड़ा। बॉस के चमचों ने उसके खिलाफ गवाही दी। वो जांच अधिकारियों के सामने सच्चाई साबित करने के लिए बहुत गिड़गिड़ाई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोई तो विश्वास करो, मैं बेकसूर हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं हर जगह बेकसूर हूँ, कोई तो विश्वास करो। वो इतने जोर से और पागलपन से चिल्ला रही थी कि उसको दौरा पड़ गया और उसके बाद वो पिछले 2 साल से इस पागल खाने में है। जो भी उसके पास जाता वो यही चिल्लाती, मैं बेकसूर हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ, और कहकर वायलेंट हो जाती है। मैंने उस फाइल को पढ़ने के बाद सुरुचि से मिलने की इच्छा जताई। मैं जैसे ही उसके बैरकनुमा कमरे में दाखिल हुआ, वो जोर से चिल्लाई, मैं बेकसूर हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। हाँ सुरुचि, तुम बेकसूर हो, तुम्हारे पापा ये जानते हैं, मैंने बड़े स्नेहिल शब्दों में उससे कहा। उसने नज़र भर के मुझे देखा। तुम जानते हो ना मैं बेकसूर हूँ, मैं झूठी नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। ये सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर वायलेंट हो गई। उसकी आंखों के नीचे पड़ी झाइयाँ, उसके हड्डी नुमा शरीर और उसका रोना देखकर मेरी आंखें बरबस ही बरस पड़ी। मैं वहाँ से बाहर आ गया। मैंने उसके कमरे में एक स्पीकर लगवा दिया था, जिससे हर 20 मिनट बाद 2 लाइन बज उठती थी, तुम बेकसूर हो, तुम झूठी नहीं हो। अब उसमें धीरे धीरे एक सुधार आया। अब वो वायलेंट नहीं होती थी। मैं धीरे धीरे उसके मानसिक स्तर से जुड़ रहा था। वो मुझे एक डॉक्टर के रूप में पहचानने लगी थी। वो कई बार पूछती, तुम कौन हो? तो मैं कह देता, मैं तुम्हारा पापा हूँ। फिर वो कुछ देर मुझे गौर से देखती और फिर रोने लगती। मैंने उसके सर पर धीरे धीरे स्नेहिल हाथ फिराना शुरू कर दिया था। वो पूछती, तुम्हें किसने बताया मैं बेकसूर हूँ, झूठी नहीं हूँ? तो मैं कह देता, मैं तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए जानता हूँ तुम बेकसूर हो, झूठी नहीं हो। वो मेरे पास बैठने से घबराती नहीं थी। मैं बहुत बार अपने हाथ से खाना खिलाता और बहुत बार उसके बालों में कंघी करके उसकी चोटी गूंथ दिया करता था। मैं दादी की और पत्नी की चोटी भी गूंथा करता था। वो बाल बनवाते वक्त एकदम छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करती थी और बाल खींचते ही चिल्ला देती थी। कई बार उसके मुंह से निकल जाता था, पापा दर्द हो रहा है। उसके ये शब्द सुनते ही मैं सेंटी हो जाता था। फिर बहुत प्यार से उसके बाल बनाता था।
उसमें धीरे धीरे सुधार लग रहा था। मैं खुश था। मुझे लग रहा था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई और इससे ठीक होने के बाद मैं इसके लिए, इसकी बेकसूरी के लिए पूरा जोर लगा दूंगा। उसके कमरे में बजने वाली आवाज़ को मैंने अब 1 घंटे में 1 बार बजने का बोल दिया था। वो हर किसी से पूछती थी, मैं बेकसूर हूँ ना? सब कहते हैं हाँ तुम बेकसूर हो। एक रोज़ तबीयत खराब होने के कारण मैं पागल खाने नहीं जा सका था। उन दिनों एक नई नर्स वहाँ आई थी जो उखड़ी उखड़ी रहती थी। शायद उसे अपने ट्रांसफ़र पर नई जगह रास नहीं आई थी और वो अपने घर से दूर भी आ गई थी। उस दिन उसकी ड्यूटी सुरुचि को संभालने में लगी थी। सुरुचि बार बार उससे पूछ रही थी, मैं बेकसूर हूँ ना? पहले तो नर्स हाँ हूँ करती रही। जब उसे बहुत गुस्सा आ गया तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं हो बेकसूर, तुम दोषी हो, झूठी हो, तुम अब दिमाग मत खाओ। उसका ऐसे कहते ही सुरुचि जोर जोर से चिल्लाने लगी और वायलेंट हो गई। उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। शाम को दूसरी नर्स की ड्यूटी चेंज हुई तो वो रूटीन विजिट के लिए सुरुचि के बैरक में गई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा सुरुचि ने कमरे के पर्दे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मैं सुनते ही पागल खाने की ओर दौड़ा। सुरुचि को स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था। मैं रोए जा रहा था और लगातार उसके सर पर हाथ फिरा रहा था। बार बार यही कह रहा था, मेरी बेटी बेकसूर है, मेरी बेटी झूठी नहीं है, मेरी बेटी बेकसूर है। शायद यहीं कहीं उसकी आत्मा ये सुन रही थी और अपने मुंह बोले पापा की बात पर यकीन कर रही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने तो उसे कसूरवार ठहराया हुआ था। एक उसका पापा ही था जो जानता था वो कभी कसूरवार नहीं हो सकती। आज मेरी जिंदगी का चौथा चहेता मुझे अकेला छोड़कर चला गया था।